Good evening students, I'm back with another video standard 8 का 7th लेसन हिंदी का मेरे रजा साहब। ये लिखा है, कृति किया गया है सुजाता बजाज जी से। ये लेखिका हैं सुजाता बजाज। इनका परिचय जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ है 1958 में जयपुर राजस्थान में। परिचय: सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं। आजकल वे पेरिस में रहती हैं। उनके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है। उनके चित्र एवं मूर्तियाँ पर प्राचीन संस्कृति एवं कला में छाप दिखाई पड़ती है। उनने अपनी कला में एक ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी भी है और रंगीन भी है, खुशी भी है और गम भी है। प्रमुख कृतियाँ उनने कौन से अलग अलग कृति किया है, राइटिंग बुक किया है। बुक का सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित। गद्य संबंधित मतलब समरी एक शॉर्ट में। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रजा के बारे में लेखिका सुजाता बजाज ने अपने संस्मरण लिखे हैं। यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। इस पाठ में एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। ट्रू आर्टिस्ट जो होते हैं उनके बारे में इधर हम लोग को बताया है। एक रियल आर्टिस्ट ड्राइंग वाला कैसा होता है। स्टार्ट करते हैं। ये एक उनका ऑटोबायोग्राफी है। उनका एक वन ऑफ द लाइफ स्टोरीज बताया है उनने, जहाँ वो रजा साहब से मिलती है सुजाता बजाज। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला रजा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। पिछले फरवरी की ही बात है। मैं दिल्ली पहुंची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए, मुझे उठाया, हमने बात की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहने लगे, सुजाता, एक बार मुझसे मिलने आ जाओ। अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल हो था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उन्हें हाथों का छुआ। सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो, गांधी जी की आत्मकथा व भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। तो इधर अभी उन्होंने बताया कि सुजाता जो राइटर है उनके लाइफ में जब उन्हें 23 जुलाई को पता चला, सुबह सुबह ऐसा उनको न्यूज़ मिला कि अब वो नहीं रहे रजा साहब, तो फिर उनके दिमाग में यादों की कतार लग गई। उनके एक साथ मेमोरीज जो थे और लास्ट टाइम जब वो उनसे मिली थी वो सब वो याद करने लगी कि फरवरी की बात है जब वो लास्ट टाइम मिली थी। वो दिल्ली पहुंची थी। उधर वो सोची थी कि रजा साहब आएंगे व्हीलचेयर पर उनके ये उद्घाटन पर, लेकिन वो नहीं आए। उसी रात को उनको सपना आया। सपने में रजा साहब आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझसे मिलो, अब मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर अगले दिन सुजाता जी जाती हैं हॉस्पिटल में, और उधर वो देखती है कि वो ज़ीरो के कतार पर उधर से लेटे हैं, सांसें चल रही हैं। ऐसा उनका लास्ट मीट रहता है रजा साहब से।
फिर वो बताती है रजा साहब रहते कैसे हैं। वो सारे धर्मों को मानते हैं। भले ही हिंदू थे, वो हर रविवार हर संडे को वो जाते थे, कहाँ जाते थे, चर्च जाते थे। उनके जो स्टूडियो था जहाँ वो आर्ट करते थे, ड्राइंग करते थे, उधर वो सारी मूर्तियाँ रखते थे, क्रॉस, बाइबल, होली बुक्स जो थे वो सब रखते थे, सारे उनका, सारे रिलीजन का। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे ये तो एस रजा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रजा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे मुझे इंटरव्यू दिया, बहुत सारी बातें हुई। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती हैं। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। मैं सोच में पड़ गई। मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वो बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। छोटे छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे वो सब कुछ। पेंटिंग पेंटिंग बिकने के बाद उनकी पैकिंग में भी उनकी रुचि हुई करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते थे। तो अभी इधर वो बता रही है, और जो लेखिका है उनके फर्स्ट मीट वो कैसे पहली बार मिली थी, कौन से एस रजा साहब को वो कैसे मिली थी, पहला मुलाकात उनका कैसे हुआ। एक आर्ट गैलरी में, एक म्यूज़ियम में, अ टाइप ऑफ म्यूज़ियम में गए थे वो आर्ट देखने। उधर वो शॉक हो जाती है जब वो देखती है, ये तो ऐसा एस रजा साहब हैं। वो उनके पास जाती हैं, फिर वो बोलती हैं कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है। वो इंटरव्यू में उनका बात होता है। फिर वो बात करने के बाद वो पूछते हैं कि आप क्या करती हो। वो बताती है कि मैं कलाकार हूँ। तो वो बोलते हैं, मुझे तुम्हारी पेंटिंग, तुम्हारे क्रिएशंस देखना है। तो वो बोलती है कि मेरे तो अभी जो भी चीज़ें हैं, क्रिएशंस जो भी मैंने आर्ट किया है वो सब तो पुणे में है। तो रजा साहब बोलते हैं कि चलो फिर पुणे। ऐसे उनकी पहली वो मुलाकात होती है। रजा साहब इधर वो बताती है ये भी कि रजा साहब बहुत ही काइंड और बहुत ही सिंपल लिविंग थे वो। जब भी कोई भी चीज़, कोई भी आर्ट बुक होता था तो वो पैकिंग भी उसका खुद ही करते थे अपने हाथों से। कोई भी चीज़ को बड़ा छोटा नहीं मानते थे। कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। जब वे किसी को पत्र लिखते या कुछ और लिखते थे तो मत पूछिए, हर शब्द एक पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे। फूल उन्हें बहुत प्यारे लगते थे। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रजा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी पर वे वही डटे रहे। मुझे मेरे हॉस्टल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रजा साहब मेरे लिए दवा भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुँच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता ना करें, मैं हूँ पेरिस में सुजाता की चिंता करने के लिए। वो इतने काइंड हार्टेड थे, एक हार्ट ऑफ गोल्ड थे कि वो इतनी हेल्प करते थे, उनको अपनी बेटी जैसा मानते थे सुजाता जी को रजा साहब। हर बार जब मैं या रजा साहब पेंटिंग पूरी करते थे तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क के साथ साथ प्रदर्शनियों की पर भी कई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही थे। हिंदू
उर्दू तो हम हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेज़ी फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर गज़ल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास, हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते उसमें। मेरी बेटी हेलेन बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते। रजा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक़ था, पर दाल चावल रोटी आलू की सब्ज़ी में जैसा किसी का जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। रज़ा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उन्हें जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रज़ा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, रज़ा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा कर देते। सन 2000 के बाद से कहते, क्या अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्डियन हो, अब मैं नहीं। बहुत ब्यूटीफुल नरेशन है इधर। वो बताती है उनका मीट, वो उनका पूरा कितने हेल्पफुल थे। रज़ा साहब का उनके जीवन में क्या महत्व था, इतने अच्छे वो दोस्त थे, वो उनको अपने बेटी जैसा मानते थे। और सुजाता की बेटी को भी वो बहुत शुद्ध हिंदी में बात करते थे, भले ही वो फ़ॉरेन में रहते थे। वो उनको कविताओं का बहुत शौक़ था, पुरानी हिंदी फिल्में वो सुनते थे। उनको गज़ल कविता का शेरों का बहुत शौक़ था। कविताओं से बहुत प्यार था उनको। हिंदी और उर्दू तो आती थी, वो लिख भी सकते थे इंग्लिश और फ्रेंच बहुत अच्छे से। इधर उन्होंने सारी चीज़ें ये बताई हैं किनकी, एस एच रज़ा साहब की। बस ये इधर ही ख़त्म होता है। रीडिंग करो, थोड़े हार्ड वर्ड्स हैं, आपको थोड़ा हार्ड पड़ेगा अगर आप नहीं रीड कर रहे तो। लेसन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में ये आ सकता है। इसकी शब्द वाटिका देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट रहता है वर्ड्स के। करीने से थे, रज़ा साहब करीने से थे मतलब तरीके से, सलीके से, बहुत ही ऑन पॉइंट प्रिसाइज थे वो। समालोचक गुण, दो शादी का प्रतिपादन करने वाला, मतलब कोई भी अगर गलत काम कर रहे तो उनको पॉइंट आउट करने वाला ऐसा समालोचक। जिज्ञासा, उत्सुकता, जिज्ञासा रहती थी, बहुत ही एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी रहती थी। अनहोनी, असंभव, इम्पॉसिबल। दैट्स इट, आज का वीडियो इधर ही ख़त्म करते हैं। बाय बाय, थैंक यू।